हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं अपना सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस बताऊंगा IBPS PO प्री का। ये आज के दिन ही दैट इज़ 15 अक्टूबर को हुआ था। 10:30 वाला शिफ्ट था, दैट इज़ सेकेंड शिफ्ट। सो इसके साथ ही मैं अपना अटैम्प्ट्स भी बता दूंगा आप लोगों को, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और आगे अगर आपका शिफ्ट है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ बता दूंगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश से स्टार्टिंग हुआ था पेपर का। इंग्लिश की अगर बात करें तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो इजी लगा मुझे। मेरे अटैम्प्ट 28 हो पाए। एक क्वेश्चंस मैं अच्छे से देख नहीं पाया था, उसके वजह से अटैम्प्ट नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिल पाया था अच्छे से देखने का। और एक क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया था, आई थिंक वो एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन हो गए थे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी में करीब 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे जो बेस्ड था सीईओ, किसी भी कंपनी का सीईओ उसको कैसे डिसीजन लेना पड़ता है, वो सब से रिगार्डिंग आरसी था। और कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे जो थोड़े से टिपिकल थे, बट हाँ अगर आप आरसी अच्छे से पढ़ के समझ जाओगे तो फिर उसका आंसर कर दोगे। डायरेक्टली बेस्ड कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, जैसे क्लर्क के एग्ज़ाम सब में पूछा जाता है कि वहाँ से आप डेटा उठाए और आंसर वहाँ ऑप्शन में दिख जाएगा, आपको उसको मार्क कर दिया। वैसा नहीं था। आप एक बार आरसी पढ़ोगे अच्छे से, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो फिर आंसर कर दोगे, नहीं समझ में आया तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा वो चीज़। तो वैसा था आरसी। और 2-3 वोकेब के क्वेश्चंस थे। एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, आरसी में ही एक फ्रेज खाली था, वहाँ पे कुछ फिल करना था। और 2-3 वोकेब के क्वेश्चंस थे। सो वोकेब में एक बोले तो हिंज एक वर्ड था, उसका सिनोनियम पूछा गया था। और एक वर्ड याद नहीं आ रहा अभी, स्टैंड था आई थिंक, तो उसका सिनोनियम्स पूछा गया था। तो स्टैंड नहीं था, कुछ और था। उसमें ऑप्शन जो था वो स्टैंस था, STANCE, वो हमारा आंसर होता। इसका जो सिनोनियम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मुझे याद नहीं है वो वर्ड। सो ओवरऑल आरसी बोले तो इजी तो नहीं था, मॉडरेट था। आप उसको अच्छे से समझोगे तभी आंसर कर पाओगे। उसके बाद आरसी के बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत ही ज़्यादा इजी थे। जैसे पैराजम्बल 5 सेंटेंस दिया गया था, ABCDE, उसको रीअरेंज करना था। उसको हर एक सेंटेंस को आप पढ़ोगे, मीनिंग समझ जाओगे, तो वो विद इन 1 मिनट, आई थिंक विद इन 1 मिनट वो पूरा अरेंज हो गया था। और उसके बाद था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो पैराजम्बल से भी 5 क्वेश्चन थे, 5 सेंटेंस को रीअरेंज करना था, तो हर एक का पूछा गया था। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, लाइक ऑप्शंस में 3 से 4 सेंटेंस दिए गए थे। और ऑप्शंस में हर एक मतलब ABCDE फिर DABC इस तरीके से अरेंज करके दिया हुआ था। और वो कौन सा सही होगा ऑप्शन से आपको चेक करना है, या फिर आप अगर डायरेक्टली पढ़ के डिसाइड कर सको तो वो भी कर सकते हो। तो इजी सेंटेंस था, तो डायरेक्टली आप डिसाइड कर सकते थे, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट में था। फ्रेज रिप्लेसमेंट था आई थिंक 3 क्वेश्चन सब आए थे, तो वो भी ईजी ही था। देन नेक्स्ट था एरर स्पॉटिंग से। और एरर स्पॉटिंग ऐसा नहीं था कि एक सेंटेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया, उसमें से किस सेंटेंस में एरर है वो पता करना है। इट वाज नॉट एक्चुअली एरर स्पॉटिंग, इट वाज कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए, 5 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, बाकी सब गलत है, तो वो करेक्ट कौन सा है वो वाला पता करना था। देन नेक्स्ट वाज मैच द कॉलम। एरर स्पॉटिंग से भी 5 क्वेश्चन था आई गेस। एंड देन मैच द कॉलम था। मैच द कॉलम भी अगेन बहुत ज़्यादा इजी था, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि आपको कि कौन सा सेंटेंस किससे मैच होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी था। सो अटैम्प्ट मैं आप लोगों को बता चुका, 28 हुए थे। ओवरऑल अगर इंग्लिश की लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लगा। इजी टू मॉडरेट में इजी आरसी को छोड़ करके बाकी पार्ट्स के लिए मैं बोला हूँ, मॉडरेट इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि आरसी वाज डेफिनेटली नॉट इजी, इट वाज लिटिल ऑन द मॉडरेट साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं वो रीजनिंग। तो रीजनिंग में सबसे पहले जो मुझे खुल के दिखा था वो था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस थोड़ा सा लेंदी था बट ईजी था। लेकिन लेंदी था तो उसमें दिक्कत क्या हो रहा था, जैसे आप कोई पॉइंट का नाम दे रहे हो, अब वो पॉइंट के नाम के सामने दूसरा कोई पॉइंट आ गया, ए के सामने एफ आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए इसमें से कौन सा था, एफ कौन सा था। तो उसके वजह से मुझे 1-2 बार और क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेना पड़ा। सो अदरवाइज़ लेवल वाज डेफिनेटली इजी, बट क्योंकि लेंदी था तो उसके वजह से थोड़ा सा फिगर कंफ्यूजिंग बन गया था। बट उसके बाद जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डेफिनेटली बहुत इजी थे। बेसिक जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था,
और दो आई थिंक एक क्वेश्चन था डिस्टेंस से रिलेटेड, एक क्वेश्चन था डायरेक्शन विथ डिस्टेंस से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन था ओनली डायरेक्शन से। तो नेक्स्ट था सिलॉक्स। सिलॉक्स के आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ईजी था। इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आया था आइदर और में, और फिर पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आया था, और पेयर फॉर्मेशन में मेरा तो आंसर 1 ही आया था। अब काउंटिंग करने में अगर कोई गलती हुई होगी तो आप लोग बताइएगा, मेरा तो 1 ही आया था, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या आया था। देन इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, ईजी क्वेश्चन थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग, और वो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग नहीं था। इट वॉज लाइक 5 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से एक ऑड वन आउट है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे, तो वो आपको जस्ट प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पता चल जाता। वो आप एक बार हर एक ऑप्शन को देखते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप निकाल सकते थे आंसर। ईजी था वो क्वेश्चन। देन कमिंग टू सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, जिसको कहा जाता है रीजनिंग का, मतलब इसकी वजह से ही रीजनिंग को टफ माना जाता है। अदरवाइज बाकी सेक्शंस के तो जनरली इजी क्वेश्चन से आते हैं, कभी कभी ही टफ क्वेश्चन आते हैं उसके। सो अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट था। देन 3 क्वेश्चंस पर से थे, ये इजी था, मतलब पढ़ने में आपको लगेगा कि अनसर्टेन है, थोड़ा सा लेंदी भी था, बट आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इजी था। लेंदी थोड़ा सा था मानता हूँ, लेकिन इजी था, मतलब सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे आप स्टक नहीं होगे, कहीं पे ऐसा नहीं है कि बैठ करके आपको सोचना पड़ेगा, वैसा नहीं था। देन पैरेलल रूल्स से क्वेश्चन थे, और इंटरेस्टिंग ये था कि 14% टोटल थे। जनरली 6 का आता है तो 12% होते हैं, या फिर 5 का आता है 10% होते हैं, इसमें 14% थे। 7 करके बैठे हुए थे, एक कुछ लोग 7 लोग नॉर्थ की तरफ, 7 लोग साउथ की तरफ, और सब लोग एक दूसरे को फेस करे थे, विदाउट वेरिएबल था। तो ये भी मतलब लेंदी था लेकिन ईजी था, हर एक कंडीशन आपस में कनेक्ट तुरंत तुरंत हो रहा था, तो टाइम टेकिंग थोड़ा सा कह सकते हैं, बट डिफ़िकल्ट डेफिनेटली नॉट। देन फ्लैट एंड फ्लोर विथ वेरिएबल था, जो मेरे से छूट गया, टाइम नहीं निकाल पाया मैं इसके लिए, और ये डेफिनेटली टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि फ्लैट एंड फ्लोर था, 3 फ्लोर थे, 2 फ्लैट था, तो 6 इस तरीके से स्पेस था, प्लस उसके साथ एक वेरिएबल भी था। तो मुझे लगा कि ये शायद टाइम टेकिंग होगा, इसलिए मैं इसको छोड़ा। एक्चुअली पढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, करीब 1 मिनट, तो वो टाइम वेस्ट भी हो गया और सॉल्व भी नहीं हुआ। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैग कर गया था, और थोड़ा सा फिर नर्वस भी हो गया था। बट फिर कंडीशनल पजल में आया। कंडीशनल पजल ईजी नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, आपको उसमें बैठ करके सोचना पड़ेगा। कंडीशंस जो दिए गए थे थोड़े से अच्छे से घुमा फिरा करके दिए हुए थे, आप उसको मतलब साइड में लिख लो, या फिर जस्ट सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ो, फिर समझ पाओगे कि हाँ ये मतलब कैसे यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट था पर्सन्स विद वेरिएबल थे, ये कुछ पर्सन्स थे, उनको वर्टिकल पर्सन्स थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मतलब समझ लीजिए बॉक्स बेस पर था ये, वर्टिकल अरेंजमेंट था, उसमें पर्सन्स के साथ कुछ दिया गया था, उसको सेट आपको करना था, तो ये भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में था, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो अगर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात करें तो डिफ़िकल्ट था नहीं, क्योंकि डिफ़िकल्ट वैसे ही प्री में नहीं आता, मेंस में ही आपको डिफ़िकल्ट दिखेगा। डेफिनेटली हर एक डुएबल थे, बट यस टाइम टेकिंग डेफिनेटली था, लेंदी था, सो उसके वजह से मेरे पूरे अटैम्प्ट हो भी नहीं पाए। मेरा बस 29 अटैम्प्ट हुआ, 35 में से 29 अटैम्प्ट हुआ। एक तो मेरा यही फ्लोर एंड फ्लैट वाला छूट गया 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का आई डोंट रिमेंबर कौन सा छूटा। आई थिंक एक मिससेलेनियस में मुझे शायद लगा होगा कि ये आई डोंट नो, अभी याद नहीं आ रहा है एक क्वेश्चन कहाँ का छूटा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि फ्लोर एंड फ्लैट के 6 क्वेश्चन थे, नहीं 6 तो नहीं होता, 5 ही होता है जनरली, अब मुझे याद नहीं, बट हाँ टोटल अटैम्प्ट में 29 हुए हैं रीजनिंग में। द नेक्स्ट सेक्शन वाज क्वांट। सो क्वांट में अगर बात करें तो ये इससे स्पीड मैथ से बस 2 क्वेश्चन आए थे, 2 टाइप के क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन थे, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी थे, मतलब टाइम टेकिंग नहीं थे, कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा ईजी था इसमें। फिर एक आया था बार ग्राफ डीआई, तो बार ग्राफ डीआई ईजी था, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, अदरवाइज ओवरऑल वो ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें ईजी थे। सो बार ग्राफ डीआई में कुछ इस तरीके से था, अब मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, बार ग्राफ डीआई का याद नहीं है। देन नेक्स्ट था टेबुलर डीआई। टेबुलर डीआई था, इसमें क्या था कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, डेटा को आपको अच्छे से फैच करना होगा, अच्छे से उसको मतलब सॉल्व करना होगा। डेटा एक इरेगुलर वे में समझ लो दिया हुआ था, उसको आप रेगुलर वे में पहले लिखोगे, टेबल बनाओगे, उसके बाद हर एक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड अगेन द क्वेश्चंस वे आर नॉट दैट शॉर्ट, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, सेंटेंस लंबे लंबे थे उसके, कंसिडरिंग प्री,
लंबे लंबे आप ये मत समझ लेना कि मेंस लेवल के। प्री के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में था। और क्वेश्चंस कुछ इस तरीके थे कि केक था, और केक सोल्ड जो होते हैं उसके डिफरेंट अमाउंट थे, डिफरेंट नंबर थे। एंड देन केक जो बेक्ड हुए थे, मतलब जो बना था उसके डिफरेंट थे। और फिर उसमें भी टाइप था, एक था वेनिला था, एक था चॉकलेट था। एंड बस दो ही टेबल दिया दिया था, तो बस दो का था आई थिंक। एक बेक्ड का दिया हुआ था परसेंटेज के टर्म में कि कितने परसेंटेज केक बेक्ड हुए हैं, और उसके बाद चॉकलेट केक का नंबर दिया हुआ था, कुछ इस तरीके से था। तो वो डेटा को आपको फैच करना होगा, उसको अच्छे से समझना होगा, उसको हर एक का अलग अलग से निकालना पड़ेगा, वेनिला का अलग से निकालना होगा, इस तरीके से करना होगा। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। सो आई स्किप्ड इट और मैं आ गया अपने टफ़ वाले पार्ट में, दैट इज़ अर्थमेटिक, जिससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। बट येस, अर्थमेटिक वॉज डेफिनेटली नॉट दैट टफ। जैसा डीआई था उससे काफ़ी ज़्यादा इजी था, इसलिए मैं अर्थमेटिक में जंप किया भी। एंड वो डीआई में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मैं अर्थमेटिक में आ गया। और अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, वो सॉल्व हो गया, जल्दी सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन था। स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन मैं लास्ट में कर रहा था, नॉट स्पीड टाइम डिस्टेंस था, वो ट्रेन का एक्चुअली क्वेश्चन था। ट्रेन स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक सब पार्ट है, आपको पता ही होगा। तो उसमें क्या था कि मैं कुछ कैलकुलेशंस थे वो सब कर ही रहा था, लास्ट कैलकुलेशन में लिखने वाला था और टाइमर ओवर हो गया। सो मेरा ओवरऑल इसमें अटैम्प्ट क्वांट में 18 ही हो पाए। हाँ, और एक कैसलेट डीआई था, वो मैं छुआ नहीं। देखने में इजी लग रहा था, बट मुझे लगा अगर बाई चांस कहीं फंस जाए तो मतलब पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मैं टेबुलर डीआई में टाइम वेस्ट कर चुका था, तो डीआई से थोड़ा सा भरोसा उठ गया था, इसलिए अर्थमेटिक में आया था। तो टोटल अटैम्प्ट क्वांट में बस 18 हो पाए हैं। आई नो कम है, 20 मिनट्स में बस 18 क्वेश्चन, बट ठीक है। लाइक रीजनिंग और इंग्लिश में ठीक ठाक हो गया। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम डेफिनेटली नॉट सेटिस्फाइड, बट सिलेक्शन लायक आई थिंक है अटैम्प्ट। टोटल अटैम्प्ट मेरे हुए 75, राइट, यस, हाँ, तीनों सब्जेक्ट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो 75 अटैम्प्ट हुए हैं, विच इज़ नॉट दैट बैड एंड विच इज़ नॉट दैट गुड। बट ठीक है, एवरेज था। तो आई थिंक देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट जैसा भी आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। एंड आप लोगों का अटैम्प्ट कैसा रहा ये शिफ्ट में? अगर ये शिफ्ट में हैं तो बताइए अटैम्प्ट कैसा रहा, और अगर दूसरे शिफ्ट के भी हैं तो शिफ्ट के साथ अटैम्प्ट जो बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं ऐसे कंटेंट्स डालते रहता हूँ, आप मेरे कंटेंट्स देख भी सकते हो। तो दैट वाज इट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।